नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित इस शताब्दी भवन सभागार में आप सभी धरती पुत्र प्रकृति सेवकों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 3 दिवसीय कार्यक्रम सुफलाम, जो कि 7 जनवरी से प्रारंभ होकर के और आज अभी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसका समापन सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। इस क्रम में मैं आग्रह करता हूं, अपने समस्त अतिथिगण हमारे बीच में आ चुके हैं। अपने मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भैया जी जोशी, पूर्व सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस कार्यक्रम के गौरवाध्यक्ष श्रद्धेय जगत गुरु संत ज्ञानेश्वर दास जी महाराज, जो पिराना पीठ अहमदाबाद गुजरात से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुधीर कुमार जैन जी, अपने श्री दिनेश दत्तात्रेय कुलकर्णी जी, जो इस पूरे सुफलाम आयोजन के मुख्य धुरी में रहे, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ। अभी इस प्रांगण के प्रेरणा स्रोत और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में पूरे भारत ही नहीं, समस्त दुनिया में प्रकाश पुंज की तरह प्रकाश बिखेरने वाले श्रद्धेय पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभी अतिथिगण अपने स्थान को ग्रहण कर रहे हैं। इस समापन सत्र में, जैसा कि सभी के ध्यान में है कि यह 3 दिवसीय आयोजन का जो अपना मूल उद्देश्य रहा है, उसमें अपने संस्कृति और भारत का यह इतिहास रहा है कि ये सभी के कल्याण की कामना करते हुए, तो हम इस श्लोक को शुरू करेंगे और आप सभी लोग एक साथ इसका वाचन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कूल गीत की टोली से आग्रह करूंगा कि जो अपनी परंपरा है, किसी कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले अपने कूल गीत को करना है। आप सभी से आग्रह है कि गीत के पश्चात ताली न बजाएं। ये बैठे, गीत के पश्चात ताली न बजाएं।
पुण्य धाराएं वरुणा से नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर देवा कविता की राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र नायक गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राचीता में सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुए है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की धन्यवाद। जैसा कि हमारी संस्कृति और परंपरा है कि अपने गण्यमान्य अतिथिगण का स्वागत सत्कार, उस क्रम में अपने बीच में इस संपूर्ण कार्यक्रम के माननीय गौरवाध्यक्ष स्वामी श्री संत ज्ञानेश्वर दास जी महाराज, जो पिराना पीठ अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपका आशीर्वाद हमको सभी को मिलेगा। मैं श्री शिवकांत जी भाई साहब, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपसे आग्रह करते हैं कि महाराज जी का पुष्पगुच्छ देकर के अब हमारे बीच में संपूर्ण पंच महाभूत के चिंतन के आधार और इस सत्र के गौरव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भैया जी जोशी, पूर्व सरकारवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे बीच में हैं। और मैं अपने सूर्यकांत जालान जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आपका स्वागत करें। आप भाऊराव देवरस न्यास के ट्रस्टी भी हैं सूर्यकांत जालान जी। आप नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं और समाज सेवक भी हैं। हमारे बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर एस के जैन, सुधीर कुमार जैन जी उपस्थित हैं। और मैं अपने
भाऊराव देवरस न्यास के सचिव और इस कार्यक्रम में श्री राहुल सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। एक शिष्य के द्वारा गुरु का सम्मान अपने राहुल जी और प्रोफेसर साहब के संबंध छात्र जीवन से है। हमारे बीच में यह पूरा कार्यक्रम जो अपना अंतिम रूप ले रहा है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य धुरी में रूपरेखा तैयार करने में जिनकी भूमिका रही है, ऐसे हमारे श्री दिनेश दत्तात्रेय कुलकर्णी भाई साहब, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ। मैं श्री संजीव शर्मा जी जो प्राकृतिक कृषक हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भाई साहब का सम्मान करें। किसी भी चिंतन को जमीन पर उतारना यह एक चुनौती होता है, लेकिन भाई साहब ने इस पूरे सुफलाम के आयोजन को इस रूप में ले आकर के, ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि काशी में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इसी क्रम में अपने बीच में उपस्थित प्रोफेसर यशवंत सिंह जी जो कि इंडियन एग्रीकल्चर साइंस के निदेशक भी हैं, मैं प्रोफेसर प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि आपका पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। अपने बीच में इस आयोजन के सचिव के रूप में और हर प्रकार से अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से यहाँ करने वाले ऐसे हमारे डॉक्टर राकेश सिंह जी, मैं श्री संजय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप भाई साहब का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। अब इस कृषि संस्थान निदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि भाई साहब अपने सम्मानित का अपने मुखार बिंदु से स्वागत करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संस्थान, भाऊराव देवरस न्यास, भारतीय किसान संघ, समग्र ग्राम विकास, अक्षय कृषि परिवार, लोक भारती, कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी सुफलाम पृथ्वी तत्व के समापन सत्र में इस शताब्दी गृह में मंच पे उपस्थित गौरवाध्यक्ष श्री पूज्य श्री ज्ञानेश्वर दास जी, प्रेरणा पीठ पिराना गुजरात, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय
हम लोगों के स्कूल के मुखिया कुलपति आदरणीय डॉक्टर सुधीर कुमार जैन जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री सुरेश जोशी जी, जिनका कि हम लोग ज़्यादातर भैया जी जोशी के नाम से जानते हैं, भारतीय किसान संघ के श्री दिनेश दत्तात्रेय कुलकर्णी जी, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन सचिव प्रोफेसर राकेश सिंह जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपतिगण, विभिन्न शोध संस्थानों के निदेशकगण, पूर्व निदेशकगण, संकाय प्रमुख और जो इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में जो लोग सम्मिलित हुए, विद्वत्तजन, मनीषी, चिंतक, हमारे सम्मानित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, कर्मचारीगण, संचार माध्यम के प्रतिनिधिगण, और मुझे खुशी है कि विश्व की कृषि जिसके कंधों पर आने वाली है, इस सभागार में उपस्थित मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, आप सभी का मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान संस्थान के संपूर्ण परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं एक चीज को बार बार कहता हूं कि जिस स्थान का आपने चयन किया है, काशी, ये गुरु स्थान है, और जिस गुरुकुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय को आपने निर्धारित किया इस मंथन के लिए, खासकर किसी विज्ञान संस्थान में, कुछ चीजें मैं जरूर समझता हूं कि आप लोग के बीच में रखूं। इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जब भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मस्तिष्क में इसकी उपज आई, इस संकल्प की, तो ऐसा उल्लेख है कि 1914 में संगम तट पर प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, तो उन्होंने अपने इस चिंतन संकल्प को देश के सामने रखा था। और उल्लेख आता है कि उस संकल्प में, जरा समझेंगे इसको, एक वृद्ध माता जी इनके शुभ संकल्प से प्रेरित होकर अपने आंचल से एक पैसे खोल के उनके हाथों में रखा था कि बेटा आगे बढ़ो, और उन्होंने सहृदय इसको अपने को स्वीकार किया था। तो जिस पृथ्वी तत्व का मंथन करने आए हैं, मैं कहता हूं कि सृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। तो पहले पृथ्वी को एक महास्वरूप में आप ग्रहण करें। काशी में काशी विश्वनाथ हैं लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, लेकिन साथ में उनकी शक्ति अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा है, जो हमेशा सतत जीवों के कल्याण के लिए, भरण पोषण के लिए तैयार रहती हैं। पृथ्वी तत्व का यही जो हम महत्व है। और कृषि के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है? हम तो बार बार कहता हूं कि कोई भी कालखंड आएगा, ये चार जो खंभ हैं, स्तंभ हैं कृषि के, जिसको आप कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, तो भरण पोषण कहाँ से होता है? इसी पृथ्वी से होता है। और इसके लिए हमेशा हमको सतत उत्पादकता और उत्पादन की बात करनी होगी, और इसके लिए वातावरण को सुरक्षित करना होगा। तो जो ये महाभूतों का मंथन हो रहा है, खासकर पृथ्वी तत्व पर, मुझे आशा है कि इस भूमि से, ये भूमि ऐसी रही है, बुद्ध जरूर बोधगया में हुआ, लेकिन पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। और जब काशी की जनता ने इसको स्वीकार किया, तो कहा गया कि अब आप जाएं पूरे विश्व में इसका जो है प्रचार करें। और एक कृषि से चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, कहता हूं कि तीर्थंकर जब भगवान ऋषभ देव से पूछा गया कि जगत में आए हो तो क्या करना होगा, उन्होंने कहा था कि या तो कृषि करो या ऋषि बनो। और मैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए आप लोग हैं, तो ये कहता हूं कृषि करिए, कृषि में ही ऋषि छिपा हुआ है। और ये दूसरा मूल तत्व हो सकता है, क्योंकि हमारे पूज्य ज्ञानेश्वर दास जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए इस चीजों को मैं कह रहा हूँ। इसकी गहराई बहुत हो सकती है,
लेकिन इस भाव को देना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी जो नवयुवक आ रहे हैं, खुशी होगी कि इस 1931 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। और उनकी क्या अवधारणा थी, आप जरा सा सुन लें, क्योंकि आप विश्व स्तर के लोग जुटे हुए हैं और ये हमेशा रहेगा कायम। उनका कहना था कि समग्र पूर्ण कृषि समस्त व्यवसाय और व्यापार की जननी है और किसी भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का आधार है। तो पहले पृथ्वी तत्व को आप जननी और आधार मान के चलें। और उनकी एक दृढ़ इच्छा थी जब उन्होंने और ये स्वतंत्र उस समय अविभाजित भारत का पहला कृषि ये संस्थान उन्होंने खोला था। और मूलतः आपको बतावें कि कृषि विभाजन के पश्चात परा स्नातक में डिग्री देने वाला ये भारत का पहला कृषि संस्थान था। तो जो आप बैठे हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ हम क्यों अलग हैं, क्योंकि हम एक मानव संसाधन देते हैं, उसका समग्र व्यक्तित्व विकास करके इस अवधारणा के साथ। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज देश स्तर पे, विश्व स्तर पे हमने दिए हैं मानव संसाधन हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन को क्षेत्र है। और वो हर क्षेत्र में जो उनके अंदर सिखाते हैं कि आपका ये भाव होना चाहिए कि लोक कल्याण के लिए सेवा समर्पण का। तो ये संस्थान की ये जो है महत्ता रही है। तो यही कुछ चंद शब्दों के साथ मैं आपका पुनः कि जो यहाँ मंथन हुआ है और जो आगे होगा, और हम लोग विश्व को ये दिशा देंगे कि वातावरण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे त्राही त्राही मची हुई है। एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि विज्ञान विकास के लिए है, लेकिन आज देखा जा रहा है वैश्विक स्तर पर कि कहीं विनाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तकनीकी प्रगति के लिए होती है और उन्नति के लिए नहीं है। तो इसका सामंजस्य हमको बनाना पड़ेगा। और ये काशी है, लोक कल्याण की भावना से आपको करना पड़ेगा। समाज जो हमारा नीचे है, कृषक, उसको मूल बिंदु में सोचना पड़ेगा, तब हम एक सार्थक प्रयास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों की यह जिम्मेदारी भी है, और निश्चित रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर भारत देश ही एक ऐसा है जहां पे इस देश को माता के रूप में देखा जाता है। और इस देश के वासी पृथ्वी ही नहीं, इस सृष्टि में कण कण में ईश्वर को देखते हैं। और यह तो तय करना पड़ेगा। आप सोचिए, अपने अपने घरों में सभी पारिवारिक हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, कि जब हम सभी भाई बहन और सभी परिवार के सदस्य जब एकत्रित होते हैं घरों में, तो हमारी माताएं कितनी हर्षित होती हैं। वो तरह तरह के पकवान भी बनाती हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं भी अपने घर में जाता हूँ, हमारे सभी भाई बहन एकत्रित होते हैं, तो हमारी माता जी बहुत खुश होती हैं। आज निश्चित रूप से मैं अपने हृदयांतर से कह रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आज धरती माता भी बहुत हर्ष में होगी, बहुत प्रफुल्लित होगी, क्योंकि उसके सपूत पूरे दुनिया के, इस देश के कोने कोने से, विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित होकर के आज काशी के धरती पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में पिछले 3 दिन से एकत्रित होकर के उसकी स्वास्थ्य की चिंता के लिए चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम अपनी माता की चिंता करते हैं, हमारे घरों में भी अगर हमारी माँ स्वस्थ रहती है, तो फिर हमको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो हमारी चिंता करे। हमारी माँ स्वयं चिंता कर लेती है। तो यह मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने दिनेश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपने 5 सत्र और प्रदर्शनी के संस्तुतियों को धन्यवाद रविशेखर जी। ये सुफलाम की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस समापन सत्र में उपस्थित हमारे इस पूरे कार्यक्रम के गौरवाध्यक्ष पूजनीय ज्ञानेश्वर दास जी महाराज, इस कार्यक्रम के पीछे की प्रेरणा और
जिनके चिंतन के आधार पर इन कार्यक्रम की रचना बनी, ऐसे माननीय भैया जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय डॉक्टर जैन साहब, मंच पर उपस्थित इस कृषि संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर यशवंत सिंह जी, और ये कार्यक्रम के लिए जिन्होंने पूरी तरह से अपने को एक तरह से समर्पित कर दिया था, ऐसे प्रोफेसर राकेश सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित अनेक विद्वज्जन, इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सब प्रतिनिधि, बंधु बहने और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों, ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन का सत्र है, इसलिए मैं कुछ तथ्यात्मक बातें जो इसमें हुई है वो आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि पूरे देश भर में 12 क्षेत्रीय इस प्रकार की संगोष्ठियां पूरे देश भर में हुई, और इन संगोष्ठियों में लगभग 250 से भी अधिक विद्वानों ने आकर अपने विचार साझे किए। किसानों ने आकर अपने अनुभवों को भी साझा किया, और ये जो 12 प्रकार की संगोष्ठियां हुई वो सब अलग अलग प्रकार के देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। जब इस प्रकार की बात आई थी कि भूमि पर हमको इस प्रकार की संगोष्ठी करना है पंचमहाभूत के अंतर्गत, जो सुमंगलम का कार्यक्रम बना, तो उस सुमंगलम के कार्यक्रम के अंतर्गत सुफलाम की संकल्पना तय हुई, और उस संकल्पना में इस प्रकार की बात आई कि इस प्रकार से हमको भूमि के संरक्षण के दृष्टि से, भूमि के सुपोषण के दृष्टि से बात करनी है। तो जब पहली बार हम दिल्ली में बैठे थे 3 अप्रैल 2022 को, तो वहां आए हुए सभी जो सहकारी बंधु, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक, इन सब लोगों ने मिलकर भूमि के संबंधित कौन कौन से विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसे लगभग 25 विषय निकाले। 25 विषय निकालने के बाद में उसका फिर इतने सब संगोष्ठियां करना तो संभव नहीं था, तो इसको ग्रुप किए गए, इसके थोड़े से समूह निर्माण किए गए, और उसके माध्यम से फिर 12 प्रकार की संगोष्ठियां करने की बात आई। इसमें अलग अलग जलवायु, अलग अलग प्रकार की खेती, इस प्रकार की बात की गई, जिसमें कृषि के संबंधित कानूनों का भी विषय है, वहां से लेकर तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये भूमि के संदर्भित क्या है, इसकी भी चर्चा इसमें की गई। खेती और खेती संबंधित जल संधारण, भू संधारण, खनन, ऐसे अनेक प्रकार के विषयों की चर्चा इन सब गोष्ठियों में हुई, और इनमें से जो मंथन होकर जो बात सामने आई है, उसमें से कुछ 2-3 बातों को मैं रखूंगा, क्योंकि वो पूरा, अगर हम अपना जो कंपेडियम है या अपनी वेबसाइट है, इसके ऊपर सभी प्रकार के अनुशंसाएं उपलब्ध हैं। इसमें से सबसे अगर अच्छी बात कोई रही होगी तो ध्यान में आया कि हमारे समाज का एक मानस बदल रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों का खेती के तरफ देखने का मानस में भी परिवर्तन आ रहा है, ये देखने को मिला। हमारे जो विद्यार्थी थे जिन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशन किए, ये पोस्टर प्रेजेंटेशन करते समय में भी उन्होंने उसी प्रकार की बातों को आगे लेकर जाने की बात की कि जिसके कारण से हम पंचमहाभूतों की सुरक्षा कर सके, उनका संतुलन साध सके। कि हम सब लोगों के लिए जो विचार में परिवर्तन हो रहा है, मानस में परिवर्तन हो रहा है, इसका परिचायक था। दूसरी एक बात जहां निकल कर आई और मुझे वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि कृषि के क्षेत्र में हो, भूमि के क्षेत्र में हो, जल संधारण के क्षेत्र में हो, हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्थाएं अनेक अपने अपने पद्धति से काम कर रही है, मगर ध्यान में ये बात आती है कि इन संस्थाओं का एक दूसरे के साथ में उस प्रकार का समन्वय नहीं है, एक दूसरे के जानकारी एक दूसरे को साझी नहीं होती है। अगर ये एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में जानकारी उनकी साझी हो जाएगी तो हमारा
अनुसंधान का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये एक अनुशंसा सभी वैज्ञानिकों के द्वारा भी आई। नागपुर में जो नीरी में संगोष्ठी हुई थी, तो उस संगोष्ठी में यह अनुशंसा आई कि इस प्रकार की इस संस्थाएं जो काम करती है, तो इनका एक आपस में तालमेल होने की आवश्यकता है। केवल एग्रीकल्चर में तो नहीं, मगर भूमि संबंधित काम करने वाली संस्था, इसमें आईआईटी जैसी संस्था हो सकती है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की संस्था हो सकती है, आईसीआर की लैंड यूज वाली संस्था हो सकती है। तो इनका एक समन्वय होने की आवश्यकता है। ये से एक अधोरेखित होकर सामने आई। दूसरी बात उसमें से एक ध्यान में ये आई कि हमको अपना जो धरोहर है, अपना जो खजाना है, जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, हमारे किसानों के पास में उपलब्ध इस प्रकार के जो परंपरागत तौर तरीके हैं, इनके तरफ भी हमको बड़ी गौर से ध्यान देकर उसको भी वैज्ञानिक आज के वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ में उसका परिष्करण करना चाहिए, उसको अद्यतन करना चाहिए, वैलिडेशन करते हुए, और उसको अगर अपडेटिंग करेंगे तो उसका भी लाभ हो सकता है। और इस दृष्टि से हमको परंपरागत ज्ञान का, प्राचीन ज्ञान का अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ने की बात करने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश में जैविक और प्राकृतिक और अनेक प्रकार की खेती के नामों की चर्चा चल रही, उस पर भी पर्याप्त चर्चा इन सब संगोष्ठियों में हुई। और एक संगोष्ठी में इस प्रकार की भी बात आई कि जिस प्रकार के खेती के अनेक नाम हो रहे हैं, बात तो वही आ रही है कि अलग अलग भाषा में, अलग अलग विषयों में उस प्रकार से बात आ रही है। जिस प्रकार से 5 अंधों की बात आती है कि 5 अंधों ने हाथी देखा, किसी को हाथ में सूंड लग गई, किसी को पैर लग गया, किसी को पीठ लग गई, तो उतना वर्णन करने लग गया और अपने पर से उसकी व्याख्या करने लग गया। मगर हम सब लोगों को मिलकर एक पूरे हाथी का वर्णन सामने आना चाहिए। और इस प्रकार से इसका संभ्रम दूर करते हुए कोई तो भी एक शब्द जो कि प्रचलित है, इस प्रकार का प्रचलित शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें से वैज्ञानिकों के बीच में संभ्रम है, कृषकों के बीच में संभ्रम है, और जो हमारे इस प्रकार के संभ्रम दूर करते हुए हमको जैविक खेती के शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उसमें भी गौ आधारित जैविक खेती का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार का विषय भी एक संगोष्ठी में सामने आया था। ये संभ्रम के कारण और इस संभ्रम का फायदा कुछ लोग लेने की कोशिश करते हैं, उसको भी ध्यान में लेने की आवश्यकता है। जैसे कि इसमें हमें गलत नैरेटिव भी खड़े करने की बात आ जाती है। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के संदर्भ में जब बात कर लेते हैं, तो उस संदर्भ में बात करते समय हमारे सामने श्रीलंका का उदाहरण खड़ा किया जाता है। और यहाँ के इस प्रकार की खेती को, इस प्रकार की आत्मनिर्भर किसान को बनाने वाली खेती को, गौ आधारित खेती को, जिनका एक तरह से विरोध है, ऐसे लोग श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने खड़ा करते हैं। और श्रीलंका की स्थिति देखिए किस प्रकार से हो गई, और हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। इस प्रकार की बात नीतिकार और इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। और श्रीलंका की स्थिति क्या थी, क्यों बनी है, और स्थिति क्या है, इसका बहुत अंतर है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। श्रीलंका की ऑर्गेनिक खेती को उसने स्वीकार किया इसलिए नहीं बनी है। वहां के जो जिस प्रकार के अनुबंध उन्होंने किए थे, जिसमें उनको बहुत बड़ी आर्थिक चोट लगी, कोविड के कारण उनका पर्यटन का व्यवसाय खत्म हो गया, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया, और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए उन्होंने रासायनिक खादों की आयात बंद कर दी, जिसका परिणाम वो कहने लगे कि हम ऑर्गेनिक करने लगे। पर ऐसा अचानक अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, खाद में से, रासायनिक खाद से हम और गोबर खाद या जैविक खेती की तरफ जाएंगे, तो उसके परिणाम इसी प्रकार के आएंगे। जैविक खेती की अनुशंसा करने वाले लोग भी इसकी इस प्रकार से बात नहीं करते हैं, और इस प्रकार का गलत नैरेटिव भी उसके माध्यम से खड़ा करने की बात ये सामने आ गई थी। तो इसके संदर्भ में भी बातें अनेक इस प्रकार की और संगोष्ठी में आई। इन 12 प्रकार की संगोष्ठियां होने के बाद में, जिसमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तो मणिपुर के इम्फाल में, पोर्ट ब्लेयर में, धारवाड़ से लेकर तो गंगा के मैदान में आईआईटी पटना, गांधीनगर के लॉ यूनिवर्सिटी होगी, भोपाल की फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होगी,
जोधपुर की काजरी जो शुष्क खेती के लिए काम करने वाली संस्था होगी, तो हिसार में लुआस जैसी पशु वैद्यकीय वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो है वहां भी इस प्रकार की संगोष्ठियां हुई। यानी भूमि का विचार करना है तो कितने पहलू पर विचार करना पड़ेगा, इसके हमको इस माध्यम से दर्शन हो जाता है। और स्वाभाविक रूप से इन सब बातों को कहीं ना कहीं तो भी एक जगह लेकर आने की बात थी, तो उसी में से फिर इस प्रकार की जो 2 दिवसीय संगोष्ठी हुई उसमें इस प्रकार के विषयों की रचना की गई थी। इसमें कुल मिलाकर 5 विषयों की रचना की गई थी और एक पैनल डिस्कशन की रचना हुई थी। जो सेशन 1 था वो सेशन इस प्रकार का था कि लैंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जमीन के आधार पर ही हम शाश्वत विकास की बात कर सकते हैं, सतत विकास की बात कर सकते हैं, उस दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए और उसके अंतर्गत फिर आने वाले विषयों को भी बात को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। इस प्रकार का विषय मुख्यतः था। दूसरा विषय हमारा था कि जमीन का उपयोग कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए और इसके संबंधित कानून क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा सेशन में हुई। आज हमारे सामने मुख्य जो बात आई है, आज के भी सत्रों में आई, कि हमारे ये लैंड यूज का जो पैटर्न है ये हमको ठीक करने की बात है। हमारे यहाँ देश में ये उपयोग के संबंधित कोई ठोस पॉलिसी है नहीं, कोई ठोस नीति है नहीं, जिसके कारण से अंधाधुंध अर्बनाइजेशन, अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन और खेती होते जाना एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है, जिसके लिए किसानों के बड़े बड़े आंदोलन भी इस देश में खड़े रहे। और फिर भी जिस प्रकार की बात इसमें, उस प्रकार की लैंड यूज पॉलिसी जो आकर इसी प्रकार की जो खेती योग्य जमीन है उसको बचाने की बात है। आज गांव में जाते हैं तो गांव में भी अर्बनाइजेशन बड़े है, और उस अर्बनाइजेशन के कारण खेती योग्य जमीन कम हो रही, तो कहीं हमको वर्टिकल जाने की बात करनी पड़ेगी क्या? इस प्रकार के अनेक विषय इस लैंड यूज पॉलिसी के संबंध में, मैनेजमेंट के संबंध में संबंधित निकल आए। लॉ में भी पेटेंट लॉ से लेकर तो आज के जमीन के कायदों में, कानूनों में जो सुधार करने की बात है, इस पर भी चर्चा इस सत्रों में आई है। जो तीसरा सेशन था हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस। जब हम भूमि सुपोषण की बात करेंगे तो भूमि सुपोषण के साथ में कृषि, पशुपालन ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी के ऊपर प्रकाश डालने के दृष्टि से और हमने इस प्रकार के सत्र की योजना की गई थी। आज पूरे दुनिया में जिसकी चर्चा चल रही है वो है स्वास्थ्य की। कोविड के बाद में खास करके स्वास्थ्य के विषय को बहुत बड़े प्रमाण में महत्व दिया जा रहा है, देना आवश्यक भी है। और इस महत्व का भूमि के साथ में भी संबंध है और वन हेल्थ कंसेप्ट जो सामने आ रही है उस विषय को भी कहीं ना कहीं तो एड्रेस करने की बात रही और उस दृष्टि से सॉइल हेल्थ इस प्रकार का एक विषय भी हमने यहाँ लिया था, जिसके ऊपर हमारे पशु वेटरनरी यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक होंगे या एनिमल और कुल मिलाकर सॉइल हेल्थ का क्या संबंध है इसके बारे में होंगे। सॉइल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन हेल्थ इस प्रकार की चयन है, इस प्रकार की एक दूसरे की अगर ये कोई ध्यान में नहीं आएगी तो उसमें से इस प्रकार की बातों को हम ठीक से नहीं कर सकेंगे। इन बातों को भी इसमें सबके सामने रखने की कोशिश की गई और उसी में से कुछ अच्छे प्रकार के भी सुझाव आ गए हैं। उन सुझावों में मुख्य सुझाव तो ये आ गया कि हमको जमीन की सुपोषकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर जमीन की हम चिंता कर लेंगे, जमीन की स्वास्थ्य की चिंता कर लेंगे, वहां कार्बन का परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, ह्यूमस का प्रमाण बढ़ेगा और जैसे ये सब बातें हो जाएगी तो उसके कारण प्लांट का स्वास्थ्य भी यानी पौधों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और ऐसे पौधों से मिलने वाले अनाज से, चारे से पशु और मानव का भी अच्छे प्रकार का स्वास्थ्य बन जाएगा और जो आज की स्वास्थ्य की समस्याएं दिख रही हैं इन प्रकार की समस्याओं का हम उत्तर दे सकेंगे। तो इसलिए सॉइल और हेल्थ यह विषय भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। और जो अंतिम इसका विषय था जमीन और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, कि जमीन के संबंधित कृषि है तो महत्वपूर्ण विषय है ही, मगर उसके साथ में भी अर्बनाइजेशन और उसके लिए आवश्यकता जब विकास की बात आती है तो विकास करते समय भी संतुलित विकास कैसे किया जा सकता है
भूमि है हमारी माता है, ऐसा हम बार बार कहते हैं, तो माता का दोहन किया जाता है, शोषण नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ पद्धतियां हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि जिसके कारण से हमारी जीवन पद्धति या जीवन यापन के लिए सुरक्षा मिल सकेगी। इस प्रकार के खेती की पद्धति हम कैसे अपना सकते हैं, उसमें लैंड यूज का कैसा उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भी अनेक अनुशंसाएं आई, जिसमें माइनिंग का विषय, भूस्खलन का विषय, इस प्रकार के कुछ अनुशंसाएं उसमें भी आई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सेशन आज हुआ वो रहा कि पैनल डिस्कशन का, और ये पैनल डिस्कशन का जो सत्र रहा, इसमें हमारे बीच में आए हुए जो मान्यवर वीसी निदेशक महोदय ये सब रहे, और इन्होंने इस विषय में जो विशेष प्रकार की बात रखी है, तो उसमें हमारा जो आज का कृषि का परंपरागत ज्ञान है, इसको सिस्टम में लेकर कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर अनुसंधान करते हुए शिक्षा में कैसे लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में भी काफी चर्चा इसमें हुई है। और आज इसकी आवश्यकता है कि हमारी जो कृषि की शिक्षा है, इसमें इस विषय को लेकर जाने की दृष्टि से बात करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, इसमें से निकलने के लिए हमको इस प्रकार के हमारे प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग करते हुए आगे जाना पड़ेगा। इस बात को भी पैनल डिस्कशन में बहुत और गंभीरता के साथ में वो सामने आई थी। इस प्रकार की ये संगोष्ठियों का मिलकर एक 5 प्रकार की अनुशंसाएं सामने इसमें से निकाली जाएगी, और इनमें से जो 5 अनुशंसाएं होगी तो एक सरकार के लिए रहेगी कि पॉलिसी इंटरवेंशन किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार की बातों को बदल करना चाहिए, नई पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस प्रकार की बात उसमें से आएगी। वैज्ञानिकों के लिए कि नए विज्ञान के विषय कौन से हो सकते हैं, अनुसंधान के विषय कौन से हो सकते हैं, और इन अनुसंधानों के विषय पर हमको किस प्रकार से दिशा देकर आगे लेकर जाना चाहिए, इस प्रकार की बात आएगी। हमारे इन सब संगोष्ठियों में जगह जगह के धार्मिक नेतृत्व भी हमारे साथ में रहा है। जैसे आज हमारे साथ में पूजनीय ज्ञानेश्वर दास जी महाराज है, ऐसे जगह जगह के वहाँ स्थानीय संत महात्मा भी भूमि के साथ में जुड़े हैं, ये हमारे साथ में रहे हैं। और इस प्रकार का जो धार्मिक नेतृत्व है, इसको भी किस प्रकार से इन बातों को आगे लेकर जाना चाहिए, इस प्रकार की भी बातें आई है। और इन संगोष्ठियों में सामाजिक संस्थाएं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ में रहा है कि अनेक प्रकार की संस्थाएं साथ में आई, जो वाटर कंजर्वेशन में काम करती है, जो जैविक खेती में काम करते हैं, जो भूमि संरक्षण का काम करते हैं, जो वृक्षारोपण का काम करते हैं, ऐसे अनेक संस्थाओं का भी आज इसमें आया है। और ऐसे सामाजिक संस्थाओं के लिए भी क्या काम, क्या अनुशंसाएं हो सकती है, ये भी इसमें से कुछ निकल कर आई है। जिसमें से एक अनुशंसा इस प्रकार की है कि अगर नदी के किनार पर, कछार पर हम बांस की खेती बड़े प्रमाण में करेंगे, बांस लगाएंगे, तो हमारी दोनों भी प्रकार की आवश्यकता पूरी हो सकती है कि जमीन का क्षरण भी कम हो जाएगा और हमारी जो खेत जंगल पर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो सकती है। ऐसी अनेक प्रकार की अनुशंसाएं अलग अलग आ गई। साथ में ही प्रत्यक्ष व्यक्ति के आधार पर क्या करना चाहिए, इस प्रकार की भी अनुशंसाएं इसमें आ गई है। और इन सब अनुशंसाओं को लेकर उसका एक अच्छे प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाकर वो आगे लेकर जाने की बात हो जाएगी। मित्रों, आज ये समय आ चुका है कि हमको एक परिवर्तन की दिशा से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को पता है कि हरित क्रांति के कारण हमने अनाज के मामले में सफलता प्राप्त की, और आज अनाज के मामले में हम पूरी तरह से स्वयं पूर्ण है। जब दुनिया के देश कहते थे कि भारत इस प्रकार का देश बनेगा जहां इतनी जनसंख्या बढ़ेगी कि उस देश में अनाज के लिए युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, मगर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, किसानों ने इस प्रकार की कमाल करके दिखाई कि मात्र 30 साल के अंदर में इस देश को हमने अनाज के मामले में स्वयं पूर्ण कर दिया। वो उसका नाम हरित क्रांति थी। हरित क्रांति उस दृष्टि से अगर देखते तो हमारे लिए बहुत बड़ा और एक सम्मान का विषय भी बन सकता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें करते समय कुछ बातें हमारे आंखों से ओझल भी हो जाती है और उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं। तो ऐसे समय में हमको एक समय मिलता है कि उस समय हम इन बातों को ठीक तरह से समझें और स्वयं को संभालें। आज वो समय आ गया है। आज हम अनाज के मामले में किसी भी प्रकार से कोई कमी की बात नहीं है। तो ऐसे समय हम दृढ़ता पूर्वक इच्छा शक्ति के साथ में अगर कदम रखते हैं तो हम निश्चित रूप से ही
जिस प्रकार की दिशा को देना चाहते हैं हम खेती को, उस प्रकार की दिशा को लेकर चलना चाहिए, चल सकते हैं। और ये सब बातें करने के लिए हमको समय की समग्रता के साथ में विचार करना पड़ेगा। नहीं तो होता है बहुत बार कि कोई एक समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं और उसमें से दूसरी और दो समस्याएं खड़ी हो जाती है, फिर दो समस्याओं का समाधान करने के लिए जाते हैं तो और तीन समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसका कारण ये है कि जिस प्रकार से एक समग्रता के साथ में विचार करना, ये नहीं हो रहा है। और ये पंच महाभूतों के बारे में जब विचार कर रहे हैं तो उसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता है, जो कल से बार बार भी आया है कि वसुंधरा परिवार हमारा, या वसुधैव कुटुंबकम की ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना को अगर मन में लेकर अगर हम चलेंगे तो इसमें से बात आएगी। और दूसरी अवधारणा जो है जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम की एक बार मन में पक्की धारणा हो गई तो एक का जीवन दूसरे के लिए आधार है और दूसरे का आधार एक के लिए जीवन है। तो इस प्रकार की बातों का आधार लेकर हमको चलना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हम बात चलेंगे तो उसमें से निश्चित रूप से जिस विषयों की तरफ जाना है, ये पंच महाभूतों का संतुलन करना है, उसके तरफ बढ़ेंगे। पंच महाभूतों का संतुलन करते समय हमको हमारी जो आज की विकास की अवधारणा है, इसके संबंधित भी कुछ बातों को विचार करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ की जो विकास की अवधारणा है, ये विकास की अवधारणा को फिर से हमको एक बार परीक्षण करना पड़ेगा। कल इसका उदाहरण माननीय भैया जी के कहने में भी आया हुआ है कि इस प्रकार से पाश्चात्य आधार पर जो विकास की अवधारणा हमने लेकर चल रहे हैं, उसको हमको बदलना पड़ेगा। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहा करते थे कि हमको आधुनिकीकरण चाहिए, पाश्चात्यकरण नहीं। आज हम सभी बातों का पाश्चात्यकरण करते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उसके चश्मे से ही देखने को बात करते हैं। तो इसको बदलने की आवश्यकता रहेगी, और इसको बदलने की आवश्यकता रहेगी तो उसके लिए जिनका कहना था कि हमको एक तीसरा मार्ग चलना पड़ेगा। वो तीसरा मार्ग जो रहेगा, वो तीसरा मार्ग हमारे भारतीय चिंतन में से आएगा, हमारे भारतीय परंपराओं में से आएगा, भारतीय मूल्यों में से आएगा। और उसी प्रकार की बात हम ये पंच महाभूत की जो संगोष्ठियां हो रही है उसके माध्यम से भी आने वाला है। इस प्रकार का एक संतुलित विकास की दृष्टि से कैसे चल सकते हैं, इसकी बात हमको इस माध्यम से लेकर चलनी है। आइए, आज ये हमारे लिए एक समय है, पूरे दुनिया को संदेश देने के लिए हमारे पास में आज ये समय आ गया है। आज हमारी ताकत भी बढ़ रही है, मान्यता भी बढ़ रही है। जब मान्यता बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, तो सबलों का ही जो संदेश है वो ठीक तरह से सुना जाता है। ऐसे सबलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में एक अच्छे प्रकार का विचार करते हुए जो भारतीय चिंतन परंपरा के आधार पर निकला हुआ तीसरा मार्ग है, उसको अपनाते हुए हम सुफलाम की ओर और सुफलाम से सुमंगलम की ओर बढ़े, यही प्रार्थना के साथ में धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने इस संपूर्ण कार्यक्रम सुफलाम और सुमंगलम के चिंतन के आधार और इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय भैया जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। त्रिदिवसीय इस संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गौरव अध्यक्ष पूज्य ज्ञानेश्वर दास महाराज जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर कुमार जी, यशवंत सिंह जी, राकेश जी, दिनेश कुलकर्णी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, इन दिनों में क्या हुआ उसका तो कुछ वर्णन हम लोगों ने सुना।
लेकिन भूमि तत्व को लेकर देश भर में जो अनेक स्थानों पर जो प्रयोग हुए उसको भी हमने अभी एक समझने का प्रयास किया। आज जिसकी बार बार चर्चा होती है कि विश्व को सही राह कौन बताएगा, तो जब कल्पना हम करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो स्वाभाविक रूप से भारत का दायित्व बनता है कि समय समय पर निर्माण होने वाली समस्याओं के संदर्भ में हम अपना दृष्टिकोण विश्व के सामने रखें। और इसलिए यह आज की वर्तमान जो चुनौती है वो जड़ चेतन के रक्षा की है। जड़ चेतन खतरे में क्यों है? तो जिसके कारण इसका निर्माण हुआ उस संदर्भ में कुछ संकट खड़े हुए हैं और ये संकट खड़े करने का काम और किसी ने नहीं तो मानव ने ही किया है। मनुष्य को एक ईश्वर के द्वारा प्राप्त शक्ति है, वो बुद्धि की है। विश्व जगत में बुद्धि का अभाव रहता है, मनुष्य जगत में है, लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, यह प्रश्न हमेशा उनको सताता आया है। जब तक एक सकारात्मक सोच और चिंतन चलता रहता है, तब तक हम सुरक्षित हैं। जिस दिन मनुष्य इन सब बातों को चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ तो प्रश्न निर्माण हो गया। हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ा, हमने अपनी परंपराओं को छोड़ा, हमने भौतिक विकास के मार्ग पर चलते हुए कई बातों के साथ समझौता किया, ऐसा भी नहीं कहूंगा, लेकिन नष्ट करने की दिशा में हम लोग गए। और यह संकट इस प्रकार से हमने ही निर्माण किया है। और जब संकट के कारण अगर हम हैं तो समाधान भी हमारे पास है, वो ईश्वर के पास नहीं है, प्रकृति के पास नहीं है। और समाधान एक ही है कि प्रकृति के निसर्ग के सामने शरणागत होकर उसका सम्मान करे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये जो देश भर इस निमित्त से जो चिंतन चला है, वो चिंतन हमें प्रकृति के संदर्भ में सही सोच फिर एक बार स्थापित करने का अवसर के रूप में हम इसको देखेंगे। जब सारे रहस्य को खोजने का मन बना मनुष्य का, हम विज्ञान के आधार पर सारे पृथ्वी के रहस्य को ढूंढेंगे, खोजेंगे। अध्ययन के लिए ठीक है, अच्छा भी है, और रहस्य क्यों खोजना, उसके मूल में अगर ये रहेगा कि हमको प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है तो संकट है। प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए चलना, उसके लिए अध्ययन करे, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमने कहा कि हम इस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। और इसलिए हम सबके सामने आज कई प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। अगर विकास का मार्ग सही था तो बीमारियां क्यों बढ़ती है? अगर विकास का मार्ग सही है तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक संकट क्यों आते हैं? क्यों भूस्खलन
होता रहता है? क्यों असमय बादल बरसते हैं? क्यों भूकंप होते रहते हैं? क्यों किस प्रकार की संकट के जीवन की ले जाने वाली बीमारियां बड़ी मात्रा में बढ़ती क्यों है? अगर हमने विकास का मार्ग सही अपनाया है तो मनुष्य का विकास ही होना चाहिए था, पर मनुष्य ने विकास के मार्ग पर चलने के लिए स्पर्धा का मार्ग ढूंढा है। हम इनके साथ कंपटीशन करें, सबसे बड़ा संकट यह है। और इसलिए अगर इससे बाहर निकलना है तो बहुत मूलभूत चिंतन की ओर सारे विश्व को जाना पड़ेगा, पर चिंतन विश्व के पास नहीं है, वो भारत के पास है। अपने भारत के हम सब लोग गर्व का अनुभव करते हैं कि हमने अपने चिंतन के आधार पर जीवन की ओर देखने की एक दृष्टि विकसित की है। उसके आधार पर जीवन के मूल्य तय हुए और उन मूल्यों के आधार पर हमने रहना जीना सीखा, उसको हमने जीवन शैली कहा। पर जब हमने मूल्यों के साथ समझौता करना प्रारंभ किया तो जीवन शैली में परिवर्तन आना स्वाभाविक बात है, और उसके दुष्परिणाम भी हम सब लोग भुगत रहे हैं। यहाँ पर पृथ्वी तत्व को लेकर चर्चा चली, एक और अगले तत्वों पर भी चर्चा अगले दिनों में, आने वाले दिनों में होने वाली है। इस पर कुछ एक निचोड़ निकलेगा। आज के संदर्भ में केवल 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बाकी सारी बातें और निवेदन में आई है, दिनेश जी के निवेदन में आई है। हमें एक विचार करने की आवश्यकता है आज कि हमने इस भूमि के शोषण का जो रास्ता अपनाया, उसके 2 साधन हमने हाथ में लिए। एक यांत्रिकीकरण हुआ और दूसरा रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ। क्या इसका मूल्यांकन, इसका आकलन कोई करेगा कि क्या ये सही है? क्या हमने उसके बारे में सीमाओं का उल्लंघन किया है? काल सुसंगत नई बातें आएगी, उसमें हमें कोई संकोच करने का कोई कारण नहीं, लेकिन मर्यादाओं का भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। पर हमने यांत्रिकीकरण का उपयोग करते हुए इस भूमि के सब प्रकार के तत्वों को नष्ट करने की दिशा में हम लोगों ने कदम डाला है। ये कभी न कभी समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी का शोषण और दोहन शब्द तो चलते हैं। मैं सामान्य बात कभी कभी पूछता हूं कि अगर रासायनिक खादों से फसल बढ़ती है तो प्रति वर्ष रासायनिक खाद की मात्रा क्यों बढ़ानी पड़ती है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने उसकी उपजाऊ क्षमता के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं। विज्ञान चलता है, जब ये सारा चला, केमिकल रासायनिक खाद आई, सब आए, तो कीट बढ़ गए, तो कीटनाशक है। बाद में लोगों को लगा कि कीटनाशक का प्रयोग करते समय आवश्यक कीट भी नष्ट हो रहा है, तो फिर कीट नियंत्रक आया। और जब नियंत्रक से भी कुछ बातें ध्यान में आए नहीं आई, तो ध्यान में आया कि फिर नियोजक, आज कीटनाशक नहीं कीट नियोजक की दिशा में गए, तो कौन सा सत्य माने, कीटनाशक वाला कि कीट नियोजक वाला? और ये भी कितना मालूम नहीं। क्या हम जीवों का निर्माण कर सकते हैं, क्या मालूम नहीं। और ये प्रश्न हमने खड़े किए। दूसरी बात में कभी कभी पश्चिमीकरण और भारतीयकरण, इसकी चर्चा चलती है।
भारत कभी भी नई बातों का स्वीकार करने वाला देश रहा है। हमने कभी भी नई बातों का विरोध नहीं किया है। हम आधुनिकता के साथ चलने वाले लोग हैं। पुराना सब अच्छा है ऐसा मानने वाले हम नहीं, और नया सब अच्छा ही है ऐसा करके स्वीकारने वाले लोग भी नहीं बनना चाहिए। तो आज देश भर में एक जिस प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स है, जिस प्रकार की भूमि का स्तर है, भूमि का प्रकार है, उसको सामने रखकर फसल लेंगे कि हम मोनोटोनस खेती की तरफ जाएंगे। आज देश गलत राह पर चला है। हम मोनोटोनस खेती की तरफ जा रहे हैं। उदाहरण के लिए केवल कहना है तो मैं केवल सोयाबीन का कहूंगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सोयाबीन ही चलता है, तो फिर कहाँ मूंगफली जाएगी, कहाँ बिजली का तेल जाएगा, कहाँ सरसों का तेल रहेगा, कहाँ पर नारियल का तेल रहेगा। ये सब विविधता अपने यहाँ पर क्लाइमेटिक जोन के अनुसार है। और हम किसानों को एक गलत राह पर लेकर जा रहे हैं क्या? इस प्रकार की मोनोटोनस एक ही प्रकार की खेती, ये एक ही प्रकार की भूमि है तो ठीक है, एक ही प्रकार का जलवायु है तो समझ सकते हैं, परंतु भारत का केरल का जलवायु अलग है, हिमाचल का अलग है, असम का अलग है, राजस्थान का अगर भिन्न है तो खेती एक प्रकार की कैसी हो सकती है? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम प्रकृति के साथ इस माध्यम से हम खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। और इसके चलते और जल और ऊर्जा का अतिरिक्त उपयोग के दुरुपयोग ये भी बने बन गए। आज कई क्षेत्र ऐसे कि जहां पर पानी के आधार पर फसल बहुत बड़ी मात्रा में जो फल है, केला है, गन्ना है, ये हुआ करता था, वहां पर पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि वहां पर खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या ये सही रास्ता है? एक हमारे मित्र थे, उनकी 1000 एकड़ जमीन थी। जब बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि 1000 एकड़ हम गेहूं हमारे लिए बाजार से खरीद के लाते हैं। मैंने कहा बात क्या है, क्यों है इसमें? बोले गेहूं की कीमत नहीं मिलती, कपास करते हैं, गन्ना करते हैं, और हमारे लिए गेहूं हम बाहर से खरीद के लाते हैं। मैंने कहा जीवन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे कि धन देने वाली वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, ये प्रश्न है आज। और इसलिए यह एक जल ऊर्जा का अतिरिक्त दुरुपयोग, उसके कारण कुछ निर्माण हुई समस्याएं फिर एक बार हमें संतुलन की तरफ ले जाना है, इसलिए इसका विचार करने की आवश्यकता रहेगी। प्राचीन काल से चली आई कौन सी बातें अच्छी है, समीक्षा करनी चाहिए, और जो उपयुक्त है, अच्छी है, उसको टिकाए रखने के लिए एक पुरुषार्थ वाला समाज को खड़ा करना है। इस चुनौती को स्वीकार करना। प्रवाह पतित कोई भी हो सकता है, प्रवाह के कभी कभी विरोध में भी चलने वाला व्यक्ति चाहिए। भारत दुनिया की इस स्पर्धा में प्रवाह के विरुद्ध जाना पड़ा तो हम जाएंगे, ऐसा कहने वाला भारत ही विश्व गुरु बन सकता है। इस दिशा में हम सब लोग विचार करेंगे। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को पुरानी शब्दावली से हम समझा नहीं सकते। पूर्वजों का कहा हुआ है मान लो, अब नई पीढ़ी इसको स्वीकार करने के लिए तुरंत तैयार नहीं, वो तर्क के द्वारा समझना चाहती है, वो सिद्धांतों के बल पर समझना चाहती है। केवल पहले से चला आ रहा है इसलिए चलेगा, ऐसा नहीं। इसलिए आज हम सबको इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकों को, सभी शैक्षिक संस्थानों को इस पर विचार करना होगा कि क्या हम नई पीढ़ी को तर्क के आधार पर अपनी प्राचीन परंपराओं को समझाने का कुछ तंत्र हम विकसित कर सकते हैं क्या, इसके बारे में विचार
आज के संकट से बाहर आने का जो मार्ग है वो एक ही है। हम समाज के प्रबोधन की दिशा में काम करें, हम संस्कारों को लेकर कुछ काम करें और कर्मशील लोग अधिक से अधिक मात्रा में खड़े होते जाए कि जिनके बड़ी प्रतिबद्धता के साथ थोड़ी सी हानि उठाते हुए जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो और उनका अनुकरण करने का मानस समाज का बने, इस दिशा में हम सबको प्रयत्न करने चाहिए। और इसलिए सरकारी स्तर पर होगा, सामाजिक स्तर पर होगा, धार्मिक संस्थानों के द्वारा भी होगा, शैक्षिक संस्थानों के द्वारा भी होगा, व्यक्ति के जीवन में आएगा, परिवार के जीवन में भी कुछ बातें आएगी, तब यह पंचमहाभूतों का संरक्षण होगा। और संरक्षण होने में ही मानव का कल्याण है। हम केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने से काम नहीं होगा, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मार्ग बनाएगा कौन? इस चुनौती को स्वीकार करने वाला भारत भविष्य में हमको खड़ा करना है। इस संकल्प के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। सुफलाम के गौरवाध्यक्ष संत ज्ञानेश्वर दास जी महाराज से आग्रह करता हूँ कि हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिन से पृथ्वी तत्वों पर संगोष्ठी चल रही है। आज अंतिम चरण में उपस्थित मंचस्थ आदरणीय भैया जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर कुमार जैन और कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह और राकेश जी और मंचस्थ अन्य महानुभाव और सभी विद्वान और तज्ञ और इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र और मेहमान सभी को मेरा आत्मीय वंदन। भूमि तत्व के संरक्षण के बारे में बहुत सी चर्चा हुई, कैसे हम भूमि को सुरक्षित रख सकें। इसके बारे में कई वैज्ञानिक भी यहाँ उपस्थित रहे और कई तरह के उपाय बताए होंगे, क्योंकि हमारी जो धरती माता है हमारी, उसको हम फिर से संभालें कैसे? तो जैसे कि धरती की मूलभूत जो उसकी स्थिति थी, उसको हमने विकास के दौर पर बहुत कुछ विध्वंस किया है। अवैध खनन और जंगल की अवैध कटाई, जल का दुरुपयोग, इससे जल का स्तर नीचे गया। किसान को जल की जरूरत होती है, नीचे के स्तर से पानी उठाने में बहुत खर्च होने लगा। तो हमने सोचा कि चलो ड्रिप इरिगेशन का सोचा, तो खेती में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग हो रहा है, जितना होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है। तो 100% इरिगेशन ड्रिप के द्वारा हो
वो भी जरूरी है। और हमारी हरियाली क्रांति के लिए हमने रासायनिक खाद का उपयोग किया और जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग किया। एक स्तर पर हम आ गए कि हम जितना चाहते थे कृषि उत्पादन वो तो हमने मेंटेन कर लिया, मगर उस दौर में हमको अभी लगता है कि कुछ गलती भी होती गई है। जमीन का जो स्तर था, जितना फलद्रुप होना चाहिए, वो जमीन का ऊपरी स्तर सख्त होने लगा। रासायनिक खाद का उपयोग जो पहले हम करते थे, उत्पादन मिलता था, मगर इससे ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए भी अब उत्पादन वही का वही रह गया, उत्पादित खर्च बढ़ता गया। तो परिवर्तन कुछ करना है, तो इसके लिए हमने सोचा कि प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, गौ आधारित खेती करें। तो वो नई बात है थोड़ी। जिस दौर में किसान 25-30 साल से जिस तरह खेती करता है, इसमें यह परिवर्तन लाने की बात है। तो वो परिवर्तन लाना है, तो इसके लिए किस तरह परिवर्तन लाए, तो इसके लिए किसानों को समझाना पड़ेगा कि जिस तरह आप खेती करते हो रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाई से, तो किसानों को समझाने के लिए हर तहसील में गवर्नमेंट का 500 कम से कम 500 एकड़ का फार्म बनाना चाहिए। उसमें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, गौ आधारित खेती कैसे की जाए, वो फॉर्म पर वैज्ञानिकों की सहायता से ये करना पड़े तो करना चाहिए। किसान देखें जो खेती रासायनिक खाद के तरीके से होती है, उसमें कितना खर्च होता है, कितना उत्पादन होता है, और अलग जो नई खेती, नया परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, तो पहले साल रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाई का उपयोग नहीं किया, तो प्राकृतिक खेती से हमने जो प्रयोग किया, तो इसमें कितनी कमी आई उत्पादन में और खर्च कितना कम हुआ और आखिर में मुनाफा कितना रहा। दूसरी साल में क्या परिणाम आया, तीसरी साल में क्या परिणाम आया। हम समझते कि पहली साल जो प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, कम आएगा, 25-30% उत्पादन कम होगा, पर दूसरी साल का उत्पादन जैसे बढ़ेगा, खर्च कम होगा, तीसरे साल तक लेवल पर आ जाएंगे। जितना रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाई से खेती करते थे वही उत्पादन मिल जाए और खर्च कम हो जाए, तो किसान को फायदा होगा। तो वो किसानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताना पड़ेगा। किसान के पास कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है उनके पास, हम बता सकते हैं उनको। और फिर बात आई प्राकृतिक खेती से किसान उत्पादन करेगा, तो छोटा किसान है, 2 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, तो जो उत्पादन करके उसका माल जो मार्केट में लाएगा, मार्केट में कहाँ बेचेगा। क्योंकि अब जो मार्केटिंग व्यवस्था है, उसमें ये प्राकृतिक खेती से जो उत्पादन होता है वो बेचने की कोई व्यवस्था अभी है नहीं ना, होगी तो पूरी तरह से काम नहीं करती है। तो किसान जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उत्पादन का जो बिकाऊ भाव है वो ज्यादा होना चाहिए उससे। वो तो बड़े किसान है, वो तो कर लेते हैं, मार्केटिंग अपने आप खुद कर लेते हैं और दुगना भाव वो ले सकते हैं। तो छोटा किसान है वो नहीं कर सकता है, तो इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी हमको करनी पड़ेगी। क्योंकि आखिर में तो एवरेज किसान के पास जमीन होगी तो 5 से 10 एकड़ से ज्यादा नहीं है। तो ये भूमि पुत्र को कैसे हम सलामत रखें और वो बोझ उनके ऊपर जो है वो कैसे हम कम कर सकें।
और रही बात गौ सुरक्षा की, तो गौ आधारित हम खेती करेंगे, वो हम बताएंगे, तो गौ सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। पहले गौ की सुरक्षा होती थी, गौ को माता मान के हम उसका पूजन करते थे। अब क्या हुआ है कि गौएं गलियों में घूमती है, रोड पर फिरती है, खाने पीने की उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो गौचर थे वो सब मिट गए, जाए तो जाए कहाँ, उसको खुले में चारे चलने की कोई जगह नहीं है, तो गलियों में घूमती है वो। अपनी जो माता बोलते हैं हम लोग, गलियों में घूमती है वो। तो क्या खाती है? किसी ने रोटी दी तो ठीक है, जूठा कुछ ऐसा मिला, जो भी मिला वो खाती है। वो अपनी माँ है, अपनी माँ को अनाथ आश्रम में भेज दे, ऐसी बात है ये। वो घर पर हम उसको सुरक्षित रखें, पूरा खाना मिले तो दूध भी देगी। वो अपनी माँ यहाँ वहाँ फिरती घूमती है। तो किसान को भी ये गौ का रक्षण करने के लिए बोझ न बन जाए गौ माता, इसके लिए गौ का, गाय का दूध है, गोबर है, मूत्र है, उसका उपयोग कैसे कर सके और उसका मूल्य ज्यादा से ज्यादा कैसे मिल सके, वो भी हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कई गाय है कम दूध देती है तो किसान को वो बोझ लगती है, और अगर हम गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम कत्ल खाने भेज देते हैं। ऐसा होता है, कत्ल खाने चलते हैं, देखते हैं हम। तो वो परिस्थिति ना है, इसके लिए उसी वृद्धावस्था उनको होती है तो वहां तक भी किसान उसको सुरक्षित रख सके, तो उसका गोबर है, मूत्र है, उसका उपयोग हो जाए तो गौ सलामत रहेगी। पहले वैदिक परंपरा में हम यज्ञ करते थे, तो इससे जो वातावरण शुद्ध होता था, भूमि भी सुरक्षित होती थी, वायु सुरक्षित रहता था, जल भी सुरक्षित रहता था, पंचतत्व संतुलित रहते थे। आज यज्ञ बंद हो गए। अग्निहोत्र यज्ञ हमको करना चाहिए। गायत्री यज्ञ करने से 25 दिन तक जो वायरस है, वायरस संपूर्ण नाश हो जाते हैं। गायत्री मंत्र उद्घोष से भी, ओम के उद्घोष से कितना फायदा होता है। हम अपनी वैदिक परंपरा को हम भूल जाते हैं, तो अपनी वैदिक परंपरा से भी हमको इस विचारधारा को अपनाकर हम ये भूमि को, जल को, अग्नि को हम शुद्ध रख सकते हैं। पहले के जमाने में रामचंद्र भगवान के पूर्वज दिलीप राजा निसंतान थे, तो वशिष्ठ उनके गुरुजी थे, उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि उनके नसीब में संतान नहीं है। फिर भी उन्होंने एक उपाय बताया, नंदिनी गाय उसको दी, तो तुम उनकी सेवा करो तन मन से। तो फिर दिलीप राजा नंदिनी गाय की सेवा करते थे। हर रोज गाय को जंगल में उसको खाना खिलाने के लिए अच्छा उसको मिल सके चारा, इसके लिए वो जाते थे और पूरी सुरक्षित वह रह सके ऐसी देखभाल करने लगे। तो एक दिन गौ माता का आशीर्वाद मान लो, तो वो सिंह आया गौ माता का शिकार करने के लिए। जैसे तराप लगाना था तो दिलीप राजा ने रोका उसको कि गौ कि तुम हिंसा नहीं कर सकते हो, तो ये तो मेरा खुराक है, सिंह ने बोला। तो आप गौ को नहीं मार सकोगे, मारना है तो मुझे मार लो, आपका खुराक बनाना तो मुझे बना लो। तो वैसे आंख बंद कर दी, सिंह ने बड़ी आवाज लगाई। दिलीप राजा को ऐसा लगा मेरा शिकार बनाएगा, मगर आंख खोल के देखा
तो सिंह नहीं था, धर्मराजा था। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमने गौ का पालन अच्छी तरह किया है, तो मैं वरदान देता हूं, बोलो कि आपके यहाँ संतान होंगे। तो गौ पालन की ये अपनी परंपरा है कि सब सुखाकारी के लिए पहले गौ का पालन करते थे। अभी तो आपने सबने सुना होगा कि विदेश में बिल्ली और कुत्ते पाले जाते हैं। एक गायिका ने अपनी पालतू बिल्ली के नाम 400 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। कई ऐसे हैं कि 80 करोड़ की दी, 60 करोड़ की दी बिल्ली के लिए। जो वो मरेगे ना तो बिल्ली का ही विचार आएगा, तो बाद में उसका जन्म कैसा आएगा? जिसका विचार अंतिम होता है वही अवतार आता है। तो वो बिल्ली पालने वाले क्या बनेंगे? बिल्ली का। क्योंकि कथा आती है ना कि भरत राजा ने अंतिम उसका जो अवस्था आई तो हिरण का बच्चा जो पाल रहे थे तो उसकी चिंता उस पर रही, तो वो मृत्यु के बाद हिरण का अवतार लेना पड़ा। तब कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे तो इसकी फिक्र में रहेंगे, तो हमारा भाई यही परिणाम आएगा। अगर गौ माता को पालन किया तो ये परिस्थिति नहीं आएगी कि वरदान रूप है, उसमें तो 33 कोटि देव है, उसकी सेवा करेंगे तो अवश्य स्वर्ग में जाएंगे, मगर पतन नहीं होगा। तो अंत में ये 3 दिवसीय संगोष्ठी हुई है, अच्छा निष्कर्ष निकला है। तो कहीं ना कहीं ये सभी विषय पर चर्चा हुई है, ऐसा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जन सुखाकारी के लिए कैसे उपयोगी हो सके, भूमि संरक्षण के लिए, किसानों के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए। तो इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये सुफलाम के तौर पर जो पृथ्वी तत्व की संगोष्ठी है उसमें अवश्य फलदायी ये संगोष्ठी रहेगी। जिन्होंने इस विषय पर विचार विमर्श किया है और विचार दिए हैं, अच्छे विचार दिए हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबका जीवन धन्य बने, हमारी धरती माता का हम सब पर आशीर्वाद उतरे। और मैं तो समझता हूँ कि धरती माता और गौ माता के बारे में हम सोचते हैं तो परम कृपा परमात्मा की अवश्य हम सब पर कृपा रहेगी और हमारा जीवन धन्य बनेगा। सबको मेरा आशीर्वाद, साधुवाद, जय हिंद। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमें ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए जिनके ब्रह्मांड से पंच महाभूतों की चिंतन एवं विचारों के उत्सर्जन हुए। हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सदैव भैया जी और स्वामी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर आगे हम इस ईश्वरीय कार्य में अपनी प्रत्यक्ष सहभागिता निभाएंगे। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं इस समापन सत्र के अध्यक्ष और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद जी महाराज, श्री सुरेश जी जोशी, श्री दिनेश कुलकर्णी जी, प्रोफेसर यशवंत सिंह, प्रोफेसर राकेश सिंह, श्री राहुल सिंह, आज के इस समापन समारोह में सुफलाम पृथ्वी तत्व की जो ये बड़ी गोष्ठी चल रही है, इसके समापन समारोह में आपने भी काफी सार तत्व विचार सुने। दिनेश कुलकर्णी जी ने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया, बड़ा
विस्तृत व्यू दिया कि इस विषय में क्या क्या काम पिछले दिनों हुआ है और क्या आगे होने वाला है। और श्री सुरेश जोशी जी ने केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के ऊपर, वाटर टेबल के ऊपर अपनी चिंता जताई। और ज्ञानेश्वर प्रसाद जी महाराज ने ड्रिप इरिगेशन का जिक्र किया कि हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। मैं सोच रहा था कि इस विषय में मुझे क्या कहना है, क्योंकि काफी विद्वान यहाँ पर एकत्रित हैं और काफी एनलाइटेड लोग हैं, जिन लोगों का आपने आज भी उद्बोधन सुना और 3 दिन से 2 दिन से सुन रहे हैं। मुझे याद आ रहा है लगभग 35 साल पहले मैं एक यंग टीचर था IIT कानपुर में, और वहां पर उस समय एक लेक्चर हुआ सुंदरलाल बहुगुणा जी का, जो चिपको आंदोलन के साथ काफी मशहूर हुए। और उनका वो पूरा लेक्चर था जिसमें उन्होंने पानी के प्रति चिंता व्यक्त की 35 साल पहले की बात। और उस समय मेरी उम्र करीब 28-29 साल की थी, और मुझे याद है कि मुझे लगा कि ये थोड़ा ज्यादा ही चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन देखते देखते मेरे जीवन काल में एक समय आया कि पूरा समाज का पानी के प्रति नजरिया चेंज हुआ। 35 साल पहले ट्रेन से उतर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो नल होते थे उससे हम लोग पानी भरते थे, पानी पीते थे। हमारे घरों में म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता था और उसको हम पीते थे। आज हमारे देश में हर संपन्न परिवार के घर पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, जिसकी काफी कीमत है। उसको लगाने की कीमत है, उसको मेंटेन करने की कीमत है, और उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए। और आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं। उस प्लास्टिक की पानी की जो बोतल है उसकी जो कीमत है वो जिस तरह से बढ़ रही है, लगता है कि दूध की कीमत में और पानी की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क ज्यादा दिन में नहीं रहने वाला है। अब ये बात है संपन्न परिवारों की, लेकिन जो हमारे यहाँ लोग इतने संपन्न नहीं हैं, उनका क्या हुआ? उनको किस तरह का पानी मिल रहा है? म्यूनिसिपैलिटी के पानी को पी करके उनके परिवारों की क्या स्थिति हो रही है, इसके बारे में सोचना ही एक बड़ी दर्दनाक भावना मुझको पैदा करता है। मुझको याद है कि आज से करीब 12 साल पहले मैं एक सोशल वर्कर के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, और रेस्टोरेंट में प्लास्टिक की बोतल से उन्होंने ला करके पानी रखा, और उनका जो वेटर आया उसने मेरी ग्लास में पानी की बोतल से पानी रखा, और हमारे साथ जो सोशल वर्कर थे उनके ग्लास में जब वो डालने लगा उसने कहा नहीं, आप मेरे लिए दूसरा पानी दे। तो मैंने सोचा ये शायद पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी की बोतल जो है 40-50 रुपए की होती रही होगी उस जमाने में। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पी लीजिए, 2 बोतल हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं पानी पीता नहीं, प्लास्टिक की बोतल पीता नहीं, क्योंकि मैं तो पी रहा हूं। उस गरीब आदमी का क्या है जो ये पानी नहीं पी सकता? और मैं उस एक छोटे से भावना से प्रेरित होकर के मेरी कोशिश रही उसके बाद से कि मैं प्लास्टिक की पानी की बोतल को कम इस्तेमाल करूं। मेरे दफ्तर में अगर लोगों ने मीटिंग की है और मेरे यहाँ देश से विदेश से लोग आए हैं, उनके लिए अगर प्लास्टिक की बोतल आई है तो मेरे लिए उसी ब्रांड की प्लास्टिक की पुरानी बोतल में नया पानी रख करके आया है, ताकि एक बोतल मेरी एक मीटिंग में बचेगी, मेरा प्लास्टिक का खर्चा कम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो 35 साल में मैंने समाज को पानी के प्रति बदलते देखा है, और उस बदलाव ने हमारे जो गरीब तबके को जिस तरह से प्रताड़ित किया है, मुझको ऐसा लगता है कि आज से शायद 35 साल बाद वही स्थिति भोजन की होने। आज हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही नहीं, जमीन को बढ़ाने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे लगभग 1 साल हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हुए,
और जब भी कोई बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल आता है तो मेरी चिंता ये रहती है कि बड़े से प्लॉट में बीच में एक छोटी सी बिल्डिंग आप रख देते हैं। बिल्डिंग तो आपने वो रख दी, लेकिन वो पूरा प्लॉट आपने ऑक्युपाई कर दिया। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जमीन पैदा करने की टेक्नोलॉजी नहीं है और ना आने की कोई संभावना है। जमीन आप बढ़ा नहीं सकते, पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, और आज हम ये कह सकते हैं कि हम देश में बाहर से अनाज इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि हमारे बहुत सारे देशवासी ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिनको दाल पूरी नहीं मिल रही है। आप आज भी बहुत सारे जवान लोगों को देखेंगे जिनको देख करके चिंता होती है कि इनको नरिशमेंट पूरा मिल रहा है कि नहीं, इनको भोजन जिस तरह का मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। मुझको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे देश की नहीं, देश के बाहर तो और भी हमसे भी ज्यादा गरीब देश हैं जहां पर शायद न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से भी ज्यादा है। और हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमको खाली अपने देश के बारे में नहीं सोच सकते, हमको पूरे पृथ्वी के बारे में सोचना होगा। इन सबको देखने के लिए आज जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से बात चल रही है पब्लिक पॉलिसी के बारे में, साइंस के बारे में, रिसर्च के बारे में, फार्मर्स के आउटरीच के बारे में, फार्मर्स को कैसे तैयार करें कि एक सही दिशा में, सही दशा में खेती की जाए। इस सबके साथ साथ एक लोगों का मूवमेंट चाहिए, जनता का मूवमेंट चाहिए। लोगों को तैयार करना होगा, उनको समझाना होगा। अब से लगभग 2.25 साल पहले जब देश में लॉकडाउन लगा और सब्जी आनी बंद हो गई घरों में, तो लोगों को सब्जी की महत्व। उस समय में गुजरात में अहमदाबाद के पास गांधीनगर में IIT का डायरेक्टर था, और हमारे कुछ साथियों ने कुछ सब्जी वालों को कैंपस में ला करके सब्जी और फल बिकवाया। ये बहुत बड़ी घटना थी। जब लॉकडाउन था उसके दौरान में हम लोगों को फ्रेश सब्जी मिल जाए और फल मिल जाए, ये बहुत आनंद आया लोगों को। अरे वाह क्या बात है, सब्जी मिल गई, फल मिल गया। और ये घटना कई बार की गई, जहां भी मौका लगे 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में सब्जी वाला कोई पकड़ में आ जाए, कोई फल वाला पकड़ में आ जाए और उसकी कोई व्यवस्था हो जाए, उसको कैंपस में ले आए। और जो हमारे साथी थे, जो वॉलंटियर थे, वो टोकन दे करके, क्योंकि सरकार के नियम थे इकट्ठा नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो टोकन दे करके सुबह से दोपहर तक सब्जी खरीदते थे। जब ये सब चल रहा था तो लोगों को समझ में आया कि सब्जी की हैसियत क्या है। उस समय हमारे कुछ साथियों ने कहा कि देखिए, हमारे जो परिवार हैं, अगर वो अपने छोटे से बगीचे में, क्योंकि हमारे यहाँ 270 मकान थे, 270 मकान 3 मंजिले थे, 90 मकान ग्राउंड फ्लोर पर, 90 मकान पहली मंजिल पर, 90 मकान दूसरी मंजिल। तो उन्होंने कहा जो 90 मकान ग्राउंड पर है, उन सबके पास एक छोटी सी जमीन है जिसमें सब्जी उगा सकते हैं, और जो 180 मकान है ऊपर के, वो थोड़ा बहुत बालकनी में कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहें तो हम उनको थोड़ी क्यारी दे देंगे, थोड़ी जमीन दे देंगे। हमारा जो ऑर्गेनिक फार्म था उसके नजदीक में थोड़ी सी। तो ईमेल का समय है, पूरे कैंपस में ईमेल गई कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने बगीचे में सब्जी उगाना चाहे और उसके पास एक बगीचा नहीं है और आपको थोड़ी सी जमीन चाहिए, तो हम वो भी देंगे, तो हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको कैसे जब सब्जी उगानी है इसके बारे में बताएंगे, आपको हम बीज दे देंगे। लगभग 95 परिवारों ने सब्जी उगानी शुरू की लॉकडाउन के दौरान, और उसके 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो आने शुरू हो गए कि मेरे घर पर ये टमाटर उगा है, मेरे घर पर ये सब्जी उगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह का एक मूवमेंट होना चाहिए जिसमें एक सामान्य नागरिक सिर्फ ये ना सोचे कि उसका जिम्मा है जाकर के बाजार से सब्जी लाए, बाजार से अनाज लाए और अपने परिवार का भरण पोषण करे, लेकिन क्या वो वह सब कर रहा है जो उसके लिए संभव है? जो मेरे लिए संभव नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। लेकिन अगर मेरे लिए कुछ भी करना संभव है और मैं उसको ईमानदारी से, निष्ठा से कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरा मनुष्य के प्रति, मेरा ह्यूमन बीइंग, मेरा अपने प्रति और अपने समाज के प्रति दायित्व पूरा करता है। और ये भावना अगर हम लोगों में पैदा करें कि जमीन के प्रति
जो आपकी हमारे देश में हमारे समाज में हमारे जो विभिन्न धर्म हैं उन सब में जमीन के प्रति बहुत निष्ठा है, बहुत उसको आदरणीय माना गया है। मैं तो जैन परिवार से आया हूँ और जैन परिवार में जो बचपन में मुझे थोड़ा बहुत बताया गया उस हिसाब से जमीन को, पहाड़ को, पानी को एक इंद्रिय जीव माना गया, उसको भी एक जीवित एंटिटी माना गया और कहा गया कि उसके प्रति भी वायलेंस अलाउ नहीं है, उसके प्रति भी आप मिनिमम वायलेंस से काम करेंगे, आपको पहाड़ भी जो है वो मिनिमम से मिनिमम उसको कष्ट देना है, ऐसा माना गया। तो मुझे लगता है कि ये भावना हमारे देश में, हमारे रिलीजन्स में, हमारे संस्कारों में है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना होगा और हमारे जो सामान्य वर्ग है, जो जनता वर्ग है, उनका ये बात पहुंचानी होगी और उन्हीं में से निकल करके पॉलिसी मेकर्स आएंगे, उन्हीं में से निकल करके देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, देश के पॉलिटिशियंस आएंगे। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल होगी। आप सबने 3 दिन में बहुत गूढ़ विचार विमर्श किया। मुझे उम्मीद है कि इसमें काफी इस मंथन से काफी अमृत निकल करके आएगा, जिससे देश को और समाज को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति महोदय। अब इस आयोजन के सचिव अपने डॉक्टर राकेश सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप धन्यवाद दें। काशी की धरती, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण और सोमवार का दिन, ऐसे समापन समारोह में आए हुए समस्त विद्वजनों का वंदन, नमन और अभिनंदन। समापन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय भैया जी जोशी, जिनका मार्गदर्शन सानिध्य हमें 2 दिन से प्राप्त हो रहा है। पूरी आयोजन समिति आपके प्रति आभारी है, हम ऋणी हैं और निश्चित रूप से आपने जो इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर के इन चिंतकों को जिस चिंतन की दिशा दी है उस पर हम चिंतन करेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। बहुत बहुत आभार। समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्व विख्यात अर्थ के विशेषज्ञ माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी। सर, पहले दिन से ही आपने जो मार्गदर्शन हमें दिया, जो सहयोग दिया आयोजन समिति, उसके प्रति बहुत ही आभारी है और आपको बताते हुए भी हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय का दोनों कैंपस, जिसमें 4065 एकड़ जो जमीन पे स्थित है, उसके लिए माननीय कुलपति महोदय एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान बना रहे हैं, जो इस पृथ्वी तत्व के प्रति आपकी निष्ठा और चिंता को दर्शाता है। महोदय, बहुत बहुत आभार। जगत गुरु सतपंथाचार्य पूज्य श्री ज्ञानेश्वर दास जी, प्रेरणा पीठ, अहमदाबाद, गुजरात, गुरु जी का आशीर्वाद कल से प्राप्त हो रहा है, हम धन्य हैं। आपने आज भी समापन समारोह में अपना आशीर्वचन दिया, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। पूरी इस सुफलाम पृथ्वी तत्व की रूपरेखा और इसको सफल बनाने में अहम भूमिका जो अदा किए परम आदरणीय दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ। सर, आपकी सरलता, सहजता और जो आपका दिशा निर्देश था, जो आपका संगठन का कौशल था, इस पूरे सब सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर यशवंत सिंह जी, निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान, अपनी पूरी टीम के साथ, सभी विभागाध्यक्षों, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, छात्र छात्राओं के साथ पूरी तन्मयता से सर आपने सहयोग दिया। वास्तव में ये बहुत ही काबिल तारीफ है। हम सब आयोजन समिति आपकी आभारी है। इस धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी जो हमें डिप्यूट किया राहुल भाई साहब ने, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें धन्यवाद देने का अवसर प्राप्त। सभी आयोजकों, भावराव देवरा सेवा न्यास, भारतीय किसान संघ, समग्र ग्राम विकास परिषद, ग्राम विकास, अक्षय कृषि परिवार, लोक भारती के सभी पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं, टोली के सदस्यों को एकत्रित रूप में ही मेरा बहुत बहुत पूरी आयोजन समिति की तरफ से धन्यवाद।
3 कृषि विश्वविद्यालय और 6 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जिसमें लुवास भी है के माननीय कुलपतिगण जो अपने अधिकारियों और साइंटिस्ट के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे, तथा CSIR इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर निधि से आए हुए, तथा IIT पटना के डायरेक्टर साहब भी अपनी टीम के साथ आए हुए थे। ICR इंस्टीट्यूट के DDG SK चौधरी जी, US गौतम जी, 4 संस्थानों के डायरेक्टर और इक्रिशेट हैदराबाद के DDG, आप सभी ने जो यहाँ समय दिया और सभी स्पीकर्स, चेयरमैन, को चेयरमैन, रिपोर्टियर्स, उन सबको बहुत ही धन्यवाद। आयोजन समिति आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं सभी आयोजकों को, सभी वॉलंटियर्स को तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके बिना सहयोग के ये संभव नहीं होता। आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर उल्रिच बर्ग who came all the way from Germany just to enlighten us on HOMA. So we are grateful, organizing committee is grateful to Dr. Ulrich Berg and his association for his words, for his support and for the further course of direction. Sir, मैं आप लोगों के इजाज़त से 2-3 वॉलंटियर्स ग्रुप को बस सम्मानित करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आदरणीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी से आग्रह करता हूँ कि शीतल गुप्ता जी जो कि दिल्ली में रहकर पिछले 4 महीनों से इसका कोऑर्डिनेशन कर रही थी, आप मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी के नेतृत्व में डॉक्टर मीनाक्षी साक्षी की टीम ने जो रंगोली बनाया था बहुत ही आकर्षक था। 4 दिन इस ठंड में मेहनत करके इनकी पूरी टीम लगी रही। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय दिनेश भाई साहब से कि इन्हें सम्मानित किया जाए। अंत में संस्थान की जो टीम थी, वॉलंटियर सोनाली, जसमीत, अतुल, पूरी टीम आ जाए और आशीर्वाद और स्मृति चिन्ह इकट्ठा ही प्राप्त करें। गीत वाले इसमें शामिल हैं ना सब? कोई गीत जिन्होंने गाया वो इसमें शामिल हैं? वो चले गए। अब राष्ट्रगान के पहले 2-3 सूचनाएं हैं। जो भी डेलीगेट्स हैं उनको बाबा विश्वनाथ का जो भस्म और माला थी वो दे दी गई थी, लेकिन प्रसाद आ गया है तो कृपया आप जाते समय मेन गेट से प्रसाद ले लें और चाय के बाद तुरंत वाहनों पे बैठ जाए जिससे कि क्रूज पे पहुंच सके। यदि कोई टीए बिल अपना नहीं सबमिट किया हो तो उसे दे दे। विशेष रूप से जो छात्र दूसरे प्रदेशों से आए हैं यही ग्रीन रूम में अपना टीए बिल दे देंगे। और यह भी आग्रह है, आप जहां भी रुके हुए हैं वो सभी BHU के गेस्ट हाउसेज नहीं है, तो आपसे आग्रह है कि जहां भी आप रुके हैं वहां पर आपको कोई भुगतान नहीं करना है, उसका भुगतान आयोजन समिति करेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम राष्ट्रगान के लिए
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाए